पहली बात ये कही गई कि असीम अरुण पैराशूट प्रत्याशी हैं, इस पर क्या कहेंगे? दो नाम बार बार लिए जा रहे हैं, बेबी रानी मौर्य और असीम अरुण। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के बीच एक नई लीडरशिप, एस्पिरेशनल लीडरशिप बिल्ड करना चाहती है, इसलिए नए नेताओं को आगे लाया जा रहा है। नेताओं की पत्नियों की किस तरह की तैयारियां होती हैं? लोगों की जो एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है, सारी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के वो यही होती है कि एक बार जीतने के बाद जरूर आइएगा। तो उससे मुझे लगता है कि लोगों के दिल कितने बड़े हैं, वो आपसे किसी काम की आशा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं दिखते रहो, बस एक ही बार दिख जाइए। नमस्कार, आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। फिल वक्त हम कन्नौज में हैं। कन्नौज के कई सियासी परिचय हो सकते हैं। राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर मेरे लिए पहला परिचय ये है कि राम मनोहर लोहिया यहीं से सांसद रहे हैं। दूसरा परिचय ये है कि ये वीआईपी सीट कही जाती थी लोकसभा की दृष्टि से, क्योंकि पहले मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव और बाद में उनकी पत्नी डिम्पल यादव यहाँ से सांसद होती थी। 2019 में ये तथ्य बदल गया, पर एक तथ्य है जो अभी तक नहीं बदला है, वो ये कि भाजपा की 2017 की लहर में भी कन्नौज सदर की विधानसभा भाजपा के खाते में नहीं आई। इस तथ्य को बदलने के लिए भाजपा ने अब तैनात किया है आईपीएस ऑफिसर रहे और अभी हाल तक कानपुर के कमिश्नर रहे असीम अरुण को। असीम अरुण हमारे साथ हैं, हम कन्नौज सदर विधानसभा के एक गांव में हैं, साथ में उनकी पत्नी ज्योत्सना भी हैं। हमने खास तौर पर आग्रह किया ज्योत्सना जी से कि आप भी इंटरव्यू में रहिए, क्योंकि बीते दिन जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्नौज में जनसभा करने आए तो उन्होंने खास तौर पर कहा कि समर्थक मोबाइल फ़ोन बंद रखें। ये मुख्यमंत्री नहीं, मैंने कहा। उन्होंने ये कहा कि हमने जब असीम अरुण की ये सार्वजनिक जीवन को स्विच करने की कि पुलिस से पॉलिटिक्स वाली बात सामने आई तो उनसे कहा परिवार से चर्चा कर लीजिए। तो हमने कहा परिवार से हम भी चर्चा कर लें। क्या चर्चा हुई परिवार में? अच्छा खासा करियर, पिताजी डीजीपी रहे, बहुत संभावनाएं जताई जा रही थी कि आप भी डीजीपी रहते, अच्छा खासा करियर बाकी था, और मेरे ख्याल से आप यूपी पुलिस के पहले आईपीएस हैं जिन्होंने कमांडो ट्रेनिंग भी की एसपीजी के लिए। जी। तो फिर वो कंधे के सितारे, बैटन, वो सब छोड़ के और ये भगवा पटका ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जो कल्पना आप स्वयं ना कर रहे हो वो कल्पना दूसरे आपके बारे में करें। और भारतीय जनता पार्टी का एक ये परंपरा है कि नए नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जाता है, और मैं समझता हूँ उसी योजना, उसी स्कीम के तहत मुझे ये सुझाव दिया गया। सुझाव बहुत क्रांतिकारी था और निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि सही बात है, एक तरफ 9 साल की नौकरी छोड़ना और दूसरी तरफ ऐसी संभावनाएं कि विकास के कार्य, राष्ट्र निर्माण के कार्य में मैं ज़्यादा जुट सकता हूं और पुलिस के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा रोल हो सकता है। इस कल्पना पे पूरे परिवार ने बातचीत की, चर्चा की। रिस्क हम लोग को ज़्यादा लगा, उस पर फिर बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई तो उन्होंने हमारी शंकाएं दूर की। उन्होंने ये माना कि हाँ, रिस्क तो होता ही है पॉलिटिक्स में, लेकिन साथ ही साथ काम करने का स्कोप भी होता है। मैंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो मेरे पिताजी ने मुझे आदर्श दिए, ईमानदारी से काम करो, शिष्ट व्यवहार रखो, सबके साथ मिल के चलो, जो काम करो उसको परफेक्ट मुकम्मल तरीके से करो। ये मेरे सिद्धांत अगर मुझे छोड़ने पड़ेंगे पॉलिटिक्स के लिए तो फिर मेरा आना बेकार है। तो मुझे संतुष्ट किया गया कि नहीं, आपके जो सिद्धांत हैं उनको हम पसंद करते हैं और इसीलिए आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपने सिद्धांतों को आप संजो के रखिए और सिद्धांतवादी राजनीति के लिए आप आइए। ये बहुत जल्दी असीम अरुण जी में ये स्विच दिख रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं भाजपा के किसी ऐसे नेता से बात कर रहा हूँ जो 10-15-20 साल से बतौर भाजपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं 20 दिन से कर रहा हूँ ना। अच्छा, जल्दी आ गया। क्या चर्चा हुई घर पर? क्योंकि ये हमने हाल में ये ट्रेंड देखा है कि कई प्रशासनिक अफसर नौकरी पूरी करने के बाद अमूमन आते हैं, बीच नौकरी में करियर के पीक पर स्विच करना। भाई साहब ने तो कह दिया कि ये डिस्कशन हुए, पर घर में चर्चा क्या हुई? क्या कंसर्न थे आप लोगों के? 8 तारीख से पहले जो जितनी चर्चा हुई वो सिर्फ एक प्राइवेट चर्चा थी, परिवार के बीच की चर्चा थी, और उसमें सही मायने में तो हम सब ने परिवार में मना किया इस चीज़ के लिए, इस क्रांतिकारी कदम को लेने के लिए, क्योंकि कोई भी क्रांति जो होती है वो किसी कॉस्ट पे होती है, और इस समय ये कॉस्ट जो है परिवार या कहिए तो एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट पे थी। कुछ चीज़ों का तो मेंशन असीम ने किया, लेकिन हम लोग को भी एक होता है, आदत होती है कि एक स्मूथ ज़िंदगी चल रही है
और ये जिसको क्रांतिकारी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एक नदी में जैसे आप कहते हैं ना, पानी में किसी ने कंकर डाला तो थोड़ी सी उथल पुथल होती है, लेकिन मैं इसको कहूँगी एक नदी चल रही है, उसमें बड़ी सी चट्टान आप वैसे ही फेंक दे तो जितना धड़ाम से, या जिसको हम कहें तो रैपिड्स में हमारी ज़िंदगी एकदम से गई। लेकिन हाँ, उस समय ज़रूर मन दुखा, लगा कि एक बहुत ही जो क्रांतिकारी है वो हमारे लिए बहुत उथल पुथल वाली ज़िंदगी होने वाली है। लेकिन जब अब मैं ज़मीन पे जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है मैं असीम से थोड़ा सा अलग करती हूँ, मेरा प्रचार अलग किस्म से होता है। जब मैं नीचे जाती हूँ, गांव-गांव घूमती हूँ, तो मुझे अब लगता है कि असीम ने जो किया बहुत अच्छा किया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ते हुए कभी आप लोगों को लगा था कि एक दिन कैमरे के सामने इस तरह से होंगे राजनेता और उनकी कंपेनियन? और नहीं, ये तो 31 दिसंबर 2021 तक नहीं था कभी। अच्छा। जो जीवन की योजना थी वो वर्दी के बाहर नहीं थी। और जैसे मैंने कहा, ये ईश्वरीय कृति है, शायद माता पिता का आदेश है, उनके संकल्प शायद कुछ अधूरे छूट गए मातृभूमि के लिए, वरना ऐसा बहुत ही कम सुनते हैं कि जो आप कल्पना नहीं कर रहे हैं कोई दूसरे आपको कल्पना दें। और कल्पना कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी कल्पना कि अपनी मातृभूमि को कर्मभूमि बनाया जाए और जा करके सेवा की जाए। नहीं, कॉलेज के दिनों में जैसे हम लोग सब लोग अपनी अपनी फंतासियों, अपनी अपनी कल्पनाओं की चर्चा करते हैं, यार ये करेंगे वो करेंगे, तो तब कभी ऐसे दूर अंदेश भी ऐसा था कि ये नहीं, ये मैं सर ये बताऊंगा। देखिए, अभी मैं ये चर्चा कर रहा था, शायद ये हर हाँ, शायद ये हर भारतीय के मन में कल्पना आती है कि यदि मैं फलां पद पे होता तो मैं सब कुछ ठीक कर देता। लेकिन हम बस इतने भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ तक पहुँचने के लिए रिस्क है, पैसा चाहिए होगा, बैकिंग चाहिए होगी, और वो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम केवल फिर आलोचना करते रहते हैं, थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। और यहाँ पे एक अवसर है कि कठिन अवसर है, कोई आसान अवसर नहीं है, जिसमें कि टफ सीट एज दे से। बिल्कुल बिल्कुल, बट अगर लड़ाई कठिन होगी तो जीत का स्वाद भी अच्छा होगा ना। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अच्छा, जब ये कमांडो ट्रेनिंग के लिए गए थे तब घर में कोई चर्चा हुई थी क्या? उस समय पापा मम्मी के साथ ज़्यादा चर्चा हुई थी, और उस समय भी वो भी एक क्रांतिकारी स्टेप ही था, क्योंकि वो भी कभी किसी ने किया नहीं था और बहुत ही टफ उसकी ट्रेनिंग होती है। तो असीम ने अचानक से, तब भी ये अचानक से ही सब कुछ काम करते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कैमरा बाकायदा शिकायत के लहजे में बात कही जा रही है। ये अभी हाँ। और उसकी कॉस्ट सिर्फ मैं ही देती हूँ इन चीज़ों की। तो उस समय भी जब ये गए थे तो इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन, और काफ़ी वियर एंड टेयर भी हुआ था, और घुटना आज दिन तक वो थोड़ा सा सलामत उतना नहीं है, लेकिन दिमाग सही है। मैं 2-3 सवाल और पूछूंगा। जी जी। लखनऊ के सियासी हलकों में ये कहा जाता है, एक तथ्य के साथ एक व्याख्या की जाती है। तथ्य ये कि आपके पिताजी श्री राम अरुण जी 2 दफ़ा डीजीपी रहे, है ना, मायावती जी के कार्यकाल में और कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में, मेरे ख्याल से राम प्रकाश गुप्त जी, वो जो ट्रांजिशन हुआ, 3 मुख्यमंत्री। कई लोगों ने कहा कि ही वॉज अ वेरी पावरफुल डीजीपी, और सत्ता के प्रतिष्ठानों में उनकी बहुत सुनी जाती थी, और उनको भी पॉलिटिक्स में आने का ऑफर था। कितना वजन है इस बात में? पहली बात में तो सत्यता है कि 3 मुख्यमंत्री उन्होंने देखे, और 2 बार डीजीपी बनने का सौभाग्य 2 ही 3 लोग को मिला है, और उसमें 3 मुख्यमंत्री देखे। और वो ऐसे डीजीपी नहीं थे कि उन्होंने जाके आवेदन किया हो और नाक रगड़ी हो, वो अपने काबिलियत पे बने थे। तो बड़े मज़े से वो असहमति व्यक्त करते थे, और उस असहमति उनको ठीक भी करा लेते थे। दूसरी बात कि क्या उनको राजनीतिक कोई ऑफ़र मिला, तो ये घर में चर्चा होती थी। मैं इसको पुष्ट तौर पे नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कई बार अनुरोध किया कि वो राजनीति में आएँ, चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने इस पे सहमति नहीं दी थी। किंतु मतलब ये कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं है, बट घर की चर्चा में आती थी। दूसरी चीज़ मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 2 नाम बार बार लिए जा रहे हैं प्योर पॉलिटिक कंटेक्स्ट में, बेबी रानी मौर्य और असीम अरुण, और एक थ्योरी प्रोपोगेट की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के बीच एक नई लीडरशिप, एस्पिरेशनल लीडरशिप बिल्ड करना चाहती है, इसलिए नए नेताओं को आगे लाया जा रहा है, ताकि भविष्य में जो वो दावा कर रहे हैं कि हम सभी समाजों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं,
उस दृष्टि से टिकट और अगर वो जीतते हैं तो आगे रिप्रेजेंटेशन मिले। आपका क्या कहना है इन थ्योरीज? जी, इसमें मेरा ऐसी थ्योरी मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी नए नेतृत्व को विकसित करती है। मेरे ही बैच से मैं तीसरा ऑफिसर हूँ जो बीजेपी में हूँ। बैच ऑफ 94। यस, अश्विनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री, अपराजिता सारंगी जी हैं एमपी भुवनेश्वर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और तीसरा मैं हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी में मेरा आना एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक योजना के तहत है। ना मैं आखिरी हूँ ना मैं पहला हूँ, और ऐसे और भी लोग आएंगे निश्चित रूप से। अब जैसा मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति, एक मुझे इलेक्टोरल स्ट्रेंथ विकसित करनी है, चुनाव जीतना आना चाहिए। दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं इम्प्लीमेंटेशन साइड का लीडर बनूंगा ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा 28 साल का सरकार का अनुभव है, प्रोजेक्ट कैसे चलाए जाते हैं ये पता है। तो अब मैं अपने आप को अगर विजुलाइज़ करूँ या समझता हूँ पार्टी कैसे विजुलाइज़ करती होगी, तो एक इम्प्लीमेंटेशन साइड मजबूत होगा, इलेक्टोरल साइड मजबूत होगा, और तीसरा जो वंचित समाज है जिसमें दलित समाज भी है उसके लिए संवेदनशीलता होगी, जिससे कि सरकार की योजनाओं में, विकास की योजनाओं में कोई भी पीछे ना छूटे। जो ज़रूर मैं अभी भ्रमण करके जब देखता हूँ तो ज़रूरतमंद वाकई में कौन है, इसकी परिभाषा में थोड़ा सा और सुधार की ज़रूरत है। कोई एक स्कोरिंग सिस्टम हो सकता है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सिस्टम हो सकता है, जिससे कि अगर आवास मिलना है 10 ही लोगों को एक ग्राम सभा में, वो कौन से 10 लोग होंगे, इसका एक ट्रांसपेरेंट स्कोरिंग सिस्टम बन सकता है, जो कि मुझे अभी लगा कि ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। ज्योत्सना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पुलिस ऑफिसर्स की वाइफ की बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अगर वो ज़िले में पोस्टेड हैं तो पुलिस पर्सनल, उनकी वाइफ, वो सारी चीज़ें। नेताओं की पत्नियों की किस तरह की तैयारियाँ होती हैं? क्योंकि आप रेडियो की फील्ड में रही, आप कॉलम लिखती हैं, ब्लॉग लिखती हैं। प्रत्याशी असीम अरुण की पत्नी के तौर पर कन्नौज सदर में आने के पहले आपको किस तरह का होमवर्क करना पड़ा, किस तरह के एक्सपीरियंस हुए आपके? होमवर्क तो कुछ नहीं किया, हैंड्स ऑन ही है, समय नहीं था, क्योंकि ये भी नए रंग रूट है, मैं भी नई रंग रूट हूँ। लेकिन ये है कि हम लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं तो बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, लेकिन नीचे जाने पर मुझे यही लगा कि काम करने का स्कोप बेइंतहा है। और सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जिस गांव जाती हूँ, लोगों की जो एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है, सारी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के वो यही होती है कि एक बार जीतने के बाद ज़रूर आइएगा। तो उससे मुझे लगता है कि लोगों के दिल कितने बड़े हैं, वो आपसे किसी काम की आशा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं दिखते रहो, बस एक ही बार दिख जाइए। वो सिर्फ ये कहते हैं सिर्फ एक बार भी वापस आ जाइए। तो मुझे सबसे पहले तो मुझे लगता है सिर्फ भगवान इसीलिए जिता दे कि मैं कम से कम उनका ये एक जो भ्रम है ये दूर कर सकें कि कोई आता नहीं है। उसके बाद की जो आशाएं हैं वो भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, बेसिक हैं लोगों की, तो वो पूर्ति करने की कोशिश करें। उपलब्धता, मौजूदगी एक बड़ी चीज़ है। जी। आपके विपक्षियों ने आप पर 2 इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं उन पर भी आपकी सफाई चाहता हूँ। पहली बात ये कही गई कि असीम अरुण पैराशूट प्रत्याशी हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे घर के कन्नौज भाई साहब, आपके नेता सक्षम है, उनको जवाब लेने दीजिए। वो पैराशूट से जब मैं उतरा था तो वीर सिंह भाई साहब ने कैच किया था ना ठठिया मोड़ पे, इसलिए बता रहे हैं। हाँ जी, देखिए, पैराशूट प्रत्याशी का मतलब होता है कि जिसका ज़मीनी जुड़ाव ना हो और उसको अचानक किसी नई जगह पे उतार दिया जाए। तो ये ऐसा नहीं है। मेरा घर ठठिया खैर नगर में है, हमारा पैतृक निवास है। मेरे माता पिता ने वहाँ पे बहुत सारा सोशल वर्क किया, एक संस्था बनाई, एक स्कूल बनाया। उनको, पिताजी को गए करीब 3.5 साल हो गए, माँ जी को गए करीब अब 1 साल होने को आ गया। तो उनके जाने के बाद ज्योत्सना मैंने संकल्प लिया कि उनके संकल्प को हमें पूरा करना है। तो हम महीने में नियम से 1 बार 2 बार छुट्टी लेके आते थे और अपने स्कूल के और सारे काम जितने कर सकते थे करते थे, लेकिन सरकारी काम के साथ साथ। अब मैंने पूरी छुट्टी ले ली है, तो मैं पूरी तरीके से रहूँगा कुछ खैर नगर में, और हमने एक कार्यालय और आवास कन्नौज नगर में बनाया है इसके लिए। तो हमारा ज़मीन से जुड़ाव है हमेशा से, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। तो हमारा कार्य या मेरे पूरे परिवार का कार्य और जुड़ाव खैर नगर और आसपास के इलाके में था। पूरे कन्नौज में हमारा सामाजिक कार्य हो, ऐसी हमारी कोई योजना नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग सकता है। लेकिन
राजनीति में किसी को चयनित इसी बात पे किया जाता है कि एक छोटे क्षेत्र में उनका काम अच्छा है, उनके सिद्धांत अच्छे हैं और अब एक बड़े कैनवास पे उनको काम करने का मौका दिया जाए। तो ये मेरी मातृभूमि है, मेरा सौभाग्य है कि मेरी कर्मभूमि है और मुझे बड़ी खुशी होती है, ज्योत्सना को भी खुशी होती है कि हम लोग रोज़ अपने ऐसे रिश्तेदारों से मिलते हैं जो हमसे नहीं मिलते, क्योंकि हमारे पास कानपुर लखनऊ वो लोग आते थे जिनकी कोई समस्या होती थी। समस्या किसकी होगी ना, क्यों होगी, या फ़ोन से बात हो जाती थी। तो अब मुलाकात होती, जैसे कि मेरे दादी का गांव जो है जहां मैं कभी नहीं गया था, वहां जाने का अवसर मिला। वहां पे रिश्तेदार थे बैठे, तो सब लोग गदगद हुए, उनके साथ फ़ोटो खिंचाई। तो ये बड़े भावुक अवसर हैं और ये अवसर मिल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और वापस घर पे आ गए फुल टाइम। अब दूसरा इल्ज़ाम ये लगा कि ये कैसे मान लिया जाए कि ये एक दिन में स्विच हो गया, और उससे पहले जब आप कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, आईपीएस थे, तब आप अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को सर्व नहीं कर रहे थे, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने की कोशिश नहीं कर रहे थे। एक ये लंबी डिबेट चलती है असीम अरुण जी कि क्या सिविल सर्विस से या ऐसी किसी भी सर्विस से पॉलिटिक्स में आने पर बीच में एक ऐसा पीरियड रहना चाहिए कूलिंग ऑफ का, इस पर क्या कहेंगे? इसमें जो नियम है अभी, कोई सर्विस से रिटायर होता है या वीआरएस लेता है और कोई प्राइवेट कंपनी में जाता है तो कुछ समय का कूलिंग ऑफ पीरियड है इन्हीं सिद्धांतों पे। पॉलिटिक्स में आने के लिए ऐसा कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है ना। कोई भी नियम तब बनता है जब उस नियम की आवश्यकता का अनुभव होता है। अब मेरी परिस्थिति में शायद कम लोग आए हैं और भी, तो मैं केवल अपनी ही बात करता हूँ, अगर मेरा कार्य और आचरण ऐसा होगा जिससे लोगों को दिखेगा अभी या पीछे या आगे कि ये तो कुल मिला के पुलिस कमिश्नर कानपुर के रूप में अपनी राजनीति तैयार कर रहे थे, तो ऐसा नियम बनेगा और ज़रूर बनेगा। लेकिन अगर मेरा कार्य आचरण ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं कहूँगा कि नहीं था, बिल्कुल नहीं था, इसलिए परिलक्षित भी नहीं होगा। और अगर मेरा जीवन एक एवरेज मार्क माना जाए और उससे रूल की आवश्यकता महसूस की जाए तो वो नहीं होगी। लेकिन अगर कभी कोई और ऐसी गलती करेगा और ऐसा दिखेगा तो वो रूल निश्चित रूप से बनाया जाएगा। पर अभी मैं ये स्पष्ट रूप से बोल सकता हूँ कि कानपुर कमिश्नर के रूप में और किसी भी पद पे किसी अपोजिशन पार्टी के एमएलए या किसी छोटे से कार्यकर्ता ने कभी कहीं कोई शिकायत की हो, कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी की हो कि मेरा आचरण जो है वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड है या कुछ है, तो मेरे सामने आ जाए। आरोप तो अब मैं जानता हूँ, मैं क्योंकि राजनीति में हूँ तो आरोप लगेंगे, पर्सनल आरोप भी लग सकते हैं, नहीं लगने चाहिए, लेकिन जिन्होंने आरोप लगाए भी उन्होंने दोबारा वो आरोप नहीं लगाए, जिसके लिए मैं आभारी हूँ, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सबूत टेबल पर रखने के लिए है ही नहीं। एक आखिरी सवाल, और वो सवाल आपसे नहीं है, आपसे है। मैं ये जानना चाहता हूँ ज्योत्सना जी, अभी आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर अलग अलग गाँव में जा रही हैं, महिलाएँ बहुत कम दिखती हैं, रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पर रैलियों में नहीं दिखती हैं सब। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है जब आप उन महिलाओं से बात कर रही हैं? वो कितनी पॉलिटिकली आपको चार्ज दिखती हैं अपने कन्वर्सेशन में? उनके सवाल क्या होते हैं, उनकी डिमांड क्या होती हैं? सभी आजकल पॉलिटिकली बड़ी अवेयर हैं लेडीज़। ये जब बाहर से लोग आते हैं उनको ये लगता है कि शायद हमें समझाने की ज़रूरत होगी उनको, लेकिन किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। दे आर ऑल पॉलिटिकली वेरी अवेयर। उनको सभी पार्टीज़ की क्या क्या पार्टी लाइंस हैं, क्या क्या आइडियोलॉजीज़ है, वो भी अवेयर है। जैसे मैं जाती हूँ तो महिलाओं जो सबसे एक चीज़ सुनने को मिलती है कि वो है सुरक्षा के मामले में, कि औरतें और सिर्फ बहू बेटी और गैया और बच्चियाँ ये भी सेफ़ है हमारी, पहले खुल जाया करती थी। तो ये चीज़ें हम जब शहर में थे हमें उतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब समझ में आता है कि सिक्योरिटी जो है, विमेन सिक्योरिटी वाज अ बिग इशू पहले की उसमें, और वो अब एकदम से सभी लोग ये कहते हैं कि नहीं हमें हमारी बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं और हमारी गैया बच्चियां बहुत सुरक्षित हैं जो खुलती नहीं है। तो वो भी इशू है, एंड दे ऑल नो इट। तो इसलिए वो भी इसके बारे में काफ़ी सजग है। उसके अलावा मैं तो पॉलिटिकल वर्कर की तरह नहीं, मैं एक महिला के तौर पे ही जाती हूँ, और चूँकि मेरे साथ सिर्फ परिवार के लोग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, तो 1 to 1 कनेक्ट, जैसे महिलाओं का परिवार की, और उनमें से बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हैं, तो हम लोग पहले तो रिश्तेदारियाँ डिस्कवर करते हैं कि अच्छा फ़लाने की बहू, फ़लाने की वो, तो वो। उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे गाँव में औरतें स्वावलंबन की तरफ हैं। मेरे लिए बहुत ही एक अजूबा था ये चीज़ कि चिकनकारी में घर घर में, मतलब गांव-गांव में देख रही हूँ कि लेडीज़ जो हैं, बच्चियाँ चिकनकारी का काम कर रही हैं। मतलब दे
अर्निंग मेंबर्स। और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी सास जो थी वो भी चिकनकारी और क्राफ्ट से बहुत जुड़ी हुई थी। उन्होंने बहुत सारी लेडीज़ को संरक्षण दिया, बहुत सारी लड़कियों को प्रमोट किया। अपने गांव में भी बच्चियों को उन्होंने चिकनकारी की जो कला है वो सिखाई और ताकि वो अपना कुछ धन अर्जन कर सके। तो मैं आज उन महिलाओं को देखती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। और बल्कि मैं आज ही उनको उनका काम देखा तो मैंने कहा कि ये आपके इसमें 2 टांके हैं और इसमें चिकनकारी के 32 टांके होते हैं, फला टांके होते हैं। तो मैं उनको बता करके आई, लेकिन मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कन्नौज ODOP जो यहाँ का है इत्र के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं देखती हूँ मूंज का काम भी गाँव में हो रहा है। लेडीज़ इतनी खूबसूरत टोकरियाँ और बहुत सारी चीज़ें बना रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी, हालांकि वो बना रही हैं बेचने के लिए नहीं, घर के लिए, शादियों के लिए, और टाइम है उनके पास, घर में बैठी हैं तो वो चर्चाएं करती हैं। जब वो 3-4 लेडीज़ बैठी होती हैं, चाहे वो चिकनकारी कर रही हों, चाहे वो मूंज की वो टोकरियां बना रही हों, वो आपस में बातें कर रही हैं और उनको मालूम है कि इलेक्शंस आ रहे हैं एंड दे आर वेरी पॉलिटिकली अवेयर। तो मुझे बड़ी खुशी होती है उन सभी महिलाओं से बात करके, और बच्चियों से भी ख़ास तौर पर, क्योंकि हम लोग जैसे परिचय असीम का हमने छपवा भी रखे हैं पैम्फलेट्स, तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चियों को देते हैं। बच्चियाँ पढ़ते ही वो एक्साइटमेंट उनको होती है कि अच्छा कोई पढ़ा लिखा एक सक्षम अधिकारी हम लोग के बीच में प्रत्याशी के तौर पे, और जो पहली बार वोट करने जा रही हैं उनको ये बड़ी खुशी होती है कि हमारा भी पहला वोट है और हमारे प्रत्याशी का भी पहला इलेक्शन है। अच्छा, देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर, फर्स्ट टाइम फाइटर। मैंने कहा था आखिरी, लेकिन अब फील्ड की बात हुई, आज हम भी फील्ड में गए। आज हम आपकी विधानसभा में खूब घूमे। हमसे कुछ वोटर्स ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। एक परचून की दुकान थी गांव में, दोहरे समाज के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। वो गांव उन्हीं के बाहुल्य का था। उन्होंने कहा साहब हम तो 95 में अम्बेडकर ग्राम बने, ये सड़क आप देख रहे हो ये मायावती जी ने करवाई, ये वो। परचून की उस दुकान के बाईं तरफ और दाईं तरफ 2-2 स्टिकर लगे थे और बड़ा स्ट्रेटजिकली प्लेस, जैसे किसी को पता हो कि टीवी क्रू या मीडिया क्रू आएगा। कांग्रेस की प्रत्याशी, नीचे बसपा की, इधर दाईं तरफ आपका स्टिकर और बगल में नीचे सपा के प्रत्याशी का। तो हमने उनसे ये चीज़ पूछी कि ये सब कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें 3 तो दोहरे समाज के दिख रहे हैं, तो आप लोग कैसे तय करोगे? क्योंकि वो जात बिरादरी और उन सब चीज़ों की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सब तो ज़िले के स्तर पर हैं, हम तो ऊपर देखते हैं। तो हमने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा देखिए हम मायावती जी को देखते हैं क्योंकि उन्होंने दलित समाज की चिंता की। असीम अरुण भाजपा प्रत्याशी के सामने ये एक चुनौती है, जय श्री राम और जय भीम को एक साथ लाने की। कैसे करेंगे? इन शब्दों में नहीं कहूँगा इसको मैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है हमारे लोकतंत्र में। जो वोटों की ठेकेदारी और वोटों की सौदागरी थी वो अब ख़त्म हुई है, लगभग पूरी ख़त्म हो गई है और अगले चुनाव तक पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। कैसे? मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। जो लोग ऐसा सोचते थे कि ये मेरा वोट बैंक है और मैं अपना टिकट बेचूंगा या बेचूंगी, वो धंधा अब आप देख रहे हैं लगभग ख़त्म हो गया है, अगली बार तक और ख़त्म हो जाएगा। जो लोग सोचते थे कि एक धर्म या जाति जो है ये मेरे वोट बैंक है, इनकी खुशी केवल इसी बात में है कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया और ये सोशल एसेंडेंसी या पॉलिटिकल पावर हो गया, तुम्हारी स्थिति जो है खुश रहो, मेरे पावर मिल गई, इस पर खुश रहो। ये एक पिछले 30 साल का पैराडाइम पॉलिटिक्स का, सोशल चेंज का रहा। लेकिन पिछले 5 साल की और बल्कि 7 साल की जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, विकास आधारित पॉलिटिक्स है, जिसमें लोग देख रहे हैं कि मुझको क्या मिला, जिनको आवास मिला। आप लोगों से जाएं पूछें तो लोग बोलते हैं कि वोट किसको देंगे, लोग बोलते हैं मैं वोट मोदी को दूंगा, मैं वोट योगी को दूंगा। क्यों? जिसने आवास दिया, जिसने पेंशन दी, जिसने राशन दिया कोविड के समय, जिसने फ्री टीका दिया, उसको हम वोट क्यों नहीं देंगे? तो लोग बड़े ऑब्जेक्टिव हैं और विकास की बात कर रहे हैं। पीछे ये माहौल नहीं था तो लोग केवल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया उस पर खुश होते थे। और ये मेरी थ्योरी है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि इस इलेक्शन में ये थ्योरी सिद्ध होती हुई आपको दिखेगी। आप असीम अरुण और उनकी पत्नी ज्योत्सना को सुन रहे थे। इस पूरी बातचीत के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइए। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा अलग अलग सवालों को टटोलते हुए अपने हिस्से के जवाब खोजने की कोशिश करते हुए यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। शुक्रिया।